नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सोलमेट कंपैटिबिलिटी बाय डेट ऑफ बर्थ के इस पार्ट 2 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक और कुंडली। लड़के की कुंडली सेम रहेगी जो पार्ट 1 में थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिए, मेरे चैनल के ऊपर है। पार्ट 2 के अंदर उनके लिए दूसरा रिश्ता आया था। अब वो दूसरा रिश्ता भी हुआ उनके साथ या नहीं हुआ, क्या वजह थी और क्या उनकी कुंडली कह रही थी दूसरे रिश्ते की। तो वही चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमने बेसिक लेवल पे क्या देखना है। मैं एडवांस लेवल पे नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, बट बेसिक लेवल से कुछ चीज़ें आपको आइडिया लग जाएंगी जिससे आप समझ सकते हैं कि ये जो मैच है ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है। इट्स ए कंप्लीट मैच मेकिंग, क्योंकि सेकेंड मैरिज में आदमी और ज़्यादा घबराया हुआ होता है और सेकेंड मैरिज में और ज़्यादा अलर्ट होता है। प्लस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो बताते हैं कि आप अलर्ट होगे नहीं होगे, क्या हो। तो ऑन द स्पॉट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसमें पहले से कुछ नहीं मैंने तैयारी की हुई। ऑन द स्पॉट में जो बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत होंगी वो देखने की कोशिश करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके पूरे प्रोसीजर में हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री, पाम का भी सहारा लेते हैं, तो ताकि एक बंदे का पूरा नेचर कैप्चर हो जाता है, फिर उसको कुछ भी नहीं बचता, कहीं से कुछ भी छुप नहीं सकता, कहीं से कुछ नहीं हम वो कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम इसी चीज़ों से, इन्हीं तीनों साइंस से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा डिस्कस करते हैं। ये आप कुंडली देख रहे हैं, लड़के की भी कुंडली आपके सामने है और लड़की की कुंडली भी आपके सामने है। डेट ऑफ बर्थ ऊपर आपने सामने लिखी हुई है। डेट ऑफ बर्थ है लड़के की 25 सितंबर 1983 और लड़की की है 30 सितंबर 1983। तो ये दोनों सितंबर पानी है और दोनों की जिसे हम कहते हैं एज में सिर्फ 5 दिनों का डिफरेंस है, ठीक है। अब हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली मिलाने से पहले थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिकली पहले हल्का फुल्का देख लेते हैं कि क्या हिसाब रहेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो लड़के की जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल आ रहा है 1 और उसका जो बेसिक है वो है 7, ठीक है। 7 है, 9 है, 3 है, 1 है, 9 है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि लड़के के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज ज़्यादा है, अथॉरिटी है, अपनी जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। जड़ों के साथ जुड़े हुए नंबर्स कौन से होते हैं? 3 और 8। इन लोगों के अंदर अर्थ एलिमेंट ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा यही दोनों सबसे हैवी प्लैनेट कहे जाते हैं यूनिवर्स के अंदर, एक सैटर्न और एक जुपिटर, क्योंकि दोनों हैवी हैवी प्लैनेट्स होते हैं। उसका मतलब जिन जिन लोगों के अंदर ये प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं तो उनके अंदर अर्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा। अपनी बात पे टिकने का, जिसे हम कहते हैं टिकने, मतलब अपनी बात पे जो टिके रहते हैं वो ज़्यादा होगा, एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब हम लड़की की डेस्टिनी देखते हैं। लड़की की जो डेस्टिनी है वो हमारे पास आ रही है 3 1 4 3 6। लड़की की डेस्टिनी आ रही है 6। अब लड़की की 6 है और लड़की का बेसिक है 3। तो 3 और 6 यानी लड़की के आपस की डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही 36 का आंकड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज रही कुछ भी चीजें गलत करने में। गलत और सही ये हम समाज देता है और वो समाज उसके दिमाग में बिठाए रखता है, तो वो उसी के हिसाब से सही और गलत कैलकुलेट करता है। सही और गलत बताने वाला मैं नहीं होता हूँ, आप नहीं होते, ये उसका अपना माइंड ही कंफ्यूज रहेगा। जैसे उसको बचपन से कहा गया है कि कोई रिलेशनशिप या किसी ऐसे व्यक्ति से या किसी ऐसी जात धर्म से या कुछ भी किसी व्यक्ति विशेष से रिलेशन बनाना ठीक नहीं है। अभी उसके दिमाग में बैठा हुआ है। अब अचानक उसको उससे लगाव हो गया या वो उसकी तरफ खिंच रही है, क्योंकि 6 नंबर है तो लस्ट की तरफ या अट्रैक्शन की तरफ खींचेगी। अब उसकी तरफ खिंच रही है बट उसका माइंड कह रहा है ये गलत है, ये इस तरफ जा, वो आदमी गलत है या नहीं है, बट उसका माइंड कह रहा है ये आदमी तो ठीक है, हर चीजें इसकी ठीक है, बट मैं इसकी तरफ जाऊं नहीं। रूल बुक फॉलो करेगी। रूल बुक कह रही है कि ये करना चाहिए बट मेरा माइंड कह रहा है इस तरफ करना चाहिए, तो वो कंफ्यूजन उसके माइंड में चलेंगे। समझ रहे? गिल्ट फैक्टर रहेगा, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट को लेके इशू ज्यादा रहेगा। वो काम उससे होंगे डिसरिस्पेक्ट वाले। डिसरिस्पेक्ट वाले मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरे को कहीं इनवाइट किया है, एज ए गेस्ट इनवाइट किया और मैं बड़ी अच्छे कपड़े पहन के और एज ए गेस्ट गया हूँ। अब वहां पे कुछ खाने पीने का सामान लगा हुआ है, मैं एग्जांपल ऐसा देता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान लगा हुआ है ऐसा, और मेरी कंट्रोल नहीं हो रही लस्ट, मेरी एडिक्शन, मेरी लस्ट कंट्रोल नहीं हो रही उस चीज़ को देख के, बट मेरे मॉरल्स कह रहे हैं कि यार ठीक नहीं है, यू आर हेयर एज ए गेस्ट, कि मैं गेस्ट की तरह आया हूँ, मेरा अपना घर नहीं है, बट मेरी एडिक्शन मुझे बुला रही है। तो मैं आपस में अपने दिमाग में लड़ता रहूँगा
और कन्फ्यूजन्स क्रिएट होगी। खा लूंगा तो गिल्ट फैक्टर, नहीं खाऊंगा तो परेशान। तो दोनों सिचुएशन मेरे अपने माइंड में चलेंगी। तो ये सिचुएशन लड़की के साथ चलेगी, लड़की के साथ ही चलेगी। अब ये लड़का इंक्योरिटेटिव है, मैंने बताया लड़की ऐसी इंक्वायरी वाली नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो शायद और क्लियर हो जाए, बट लड़की ऐसी इंक्वायरी वाली नहीं, ठीक है। अब लड़की के अंदर एलिमेंट कौन से बड़े हुए हैं? सेम 319 का कॉम्बिनेशन है। इसका ये मतलब दोनों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, इज्जत को लेके, अथॉरिटी को लेके रही। अब ये दोनों ना, लड़के की सेकंड मैरिज है और लड़के के पुराने मतलब शादी में बच्चे भी हैं। ये हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बट जितने हाथ में मेरे ऑन द स्पॉट आ रहे हैं, इट्स नॉट नहीं है, और जितने ऑन द स्पॉट आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब सेकंड मैरिज है तो यानी उसके पुराने मतलब स्त्री वाइफ से बच्चे भी होंगे, और वो उन बच्चों की तरफ जाएगा। और चांसेस हैं इस लड़की के भी बच्चे हैं, ये शायद थे बच्चे इसके, केस बहुत पुराना इससे मुझे याद नहीं आ रहा, तो इसके भी बच्चे थे। तो अगर लड़की के भी बच्चे हैं और लड़के के भी बच्चे हैं तो उसको लेके इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहेगी। एक कहेगा हक मेरे बच्चों का है, एक कहेगा हक मेरे बच्चों का है। तो इनके अगर तो सेकंड वाइफ के बच्चे नहीं है, क्योंकि 3 नंबर के साथ विजडम, और जिसे हम कहते हैं ना कि ये हमारा अपना ही खाए, एक मतलब ये चीज मेरे अपने के लिए है, चाहे मेरा अपना सही है चाहे मेरा अपना गलत है, बट ये चीज मेरे अपने के लिए है। ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मेरा बच्चा ही गद्दी पे बैठे, चाहे मेरा बच्चा इस गद्दी के लायक नहीं है, चाहे मेरा बच्चा इस गद्दी के लायक नहीं है, फिर भी मेरा बच्चा ही बैठे। तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है, ये 3 नंबर की डेट ऑफ बर्थ में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ नंबर्स होते हैं जिनके अंदर ये मैरिज हो जाती हैं, कुछ कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में बनते हैं, बट मैक्सिमम केसेस के अंदर कि ये चीज मेरा भाई चाहे मुझे 6 महीने से या 6 साल से बुला नहीं रहा, बट मैं अभी भी जो भाई का हक है, चाहे मैं किसी हेल्प कोई और कर रहा है, फिर भी मैं भाई का जो प्रायर हक है वो मैं अपने सगे भाई को। तो ये जो है इशू और सगे बच्चों को दो, ये इस लड़की के अंदर ज्यादा रहेगा। हमने एज ए न्यूमरोलॉजी कैलकुलेट किया। अब हम चलते हैं एस्ट्रोलॉजी। लड़के का असेंडेंट है स्कॉर्पियो, जैसा कि मैंने दिखाया था। अब लड़की का असेंडेंट है एरीज। एरीज का मतलब हो गया, एरीज की एक खास बात है कि एरीज वाले ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अगर सब चीज रिचुअल से चल रही है और सब आदमी उसके साथ ठीक चल रहा है तो ये भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। इसको भीड़ चाल कहते हैं ना, तो गलत नहीं है, बट ये ज्यादा इंक्वायरिटेटिव नहीं है। अब इनके अंदर डेट ऑफ बर्थ में लड़की के था भी और वो भी नहीं था। इसका मतलब एज अ वाइफ, क्योंकि हम जो इंडियन मेल्स होते हैं इनको वाइफ को लीड करना अच्छा लगता है। ये एक हमारे अंदर बैठा हुआ है और ये पता नहीं कब जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, सबके अंदर है। लीड करने का मतलब ये नहीं कि उसको मारना पीटना, लीड करने का मतलब कि यार एक हमारी अथॉरिटी, एक हमारी एक मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंडियन मेल्स के अंदर रहेगा आपको। तो यहाँ पे लड़की एक अच्छी फॉलोअर बन सकती है अगर लड़की की रिस्पेक्ट की जाए, लड़की को जो जरूरत की चीजें हैं उसको वो दी जाए। उसकी जरूरत की चीजें सेक्स से रिलेटेड हैं, लग्जरी से रिलेटेड, बाकी वो पाम से क्लियर होता है ज्यादा कि लड़की की जरूरतें ज्यादा क्या है। तो जरूरतें अगर पूरी की जा रही हैं तो लड़की ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। तो एज अ वाइफ यहां तक तो सब ठीक है, ठीक है। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो यहाँ पे भी इस कुंडली में भी सेम कॉम्बिनेशन मिल रहा है, राहु और जुपिटर आमने सामने। उसमें 7th हाउस में था, इसमें राहु 2nd हाउस पे आए। अब 7th हाउस में बैठा हुआ शनि। अब 7th हाउस में शनि बैठा है तो उसमें आप पहले रिजेक्ट कर देंगे कि 7वें हाउस का शनि। 7वें में कोई भी हो सबने रिजेक्ट कर ही देना है, बट ऐसा नहीं है इस केस में है। मतलब सिर्फ शनि की वजह से नहीं है, वो समझ आ जाएगा मैं कहना क्या। अब अगर शनि है 7वें हाउस में, तो अगर हम ध्यान से देखें तो शनि जो रिजल्ट्स देगा वो हमारे 7वें हाउस का तो देगा। प्लस शनि लॉर्डशिप का है, शनि की जो लॉर्डशिप है वो है हमारी 10th हाउस और 11th हाउस। तो जहां तक कोई बुरा नहीं है, 7th हाउस 10th हाउस 11th हाउस इज अ गुड साइन। बट हमने ये देखना है कि किस दशा पीरियड में शादी हो रही है। हम सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं हो सकते कि सैटर्न 7th हाउस में बैठा है तो खराब ही होगी मैरिड लाइफ, नहीं। किस पीरियड में शादी हो रही है। अब सैटर्न तो 7th हाउस के रिजल्ट्स दे रहा है, बट सैटर्न के साथ 10th हाउस और 11th हाउस के रिजल्ट्स हैं। इधर सैटर्न सही है, बट सैटर्न बैठा जो हुआ है वो बैठा है राहु के नक्षत्र में। तो यहां हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सैटर्न नहीं राहु है। कैसे? राहु बैठा है 2nd हाउस में और 2nd साइन में।
सेकंड साइन का मतलब हो गया कि ये वीनस के साइन में बैठा है, तो राहु ने हमारे सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, अब वीनस लॉर्ड किसका है, फिफ्थ हाउस में बैठा है, और लॉर्ड किसका है, लॉर्ड है हमारे सेवंथ हाउस का और हमारे सेकंड हाउस का। तो यानी ये कॉम्बिनेशन बना दिया फिफ्थ हाउस, सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस का। यहां तक अभी तक राहु की कोई प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब शुरू हुई क्योंकि राहु ने देने हैं जुपिटर के भी रिजल्ट्स। जुपिटर का बैठा है एट्थ हाउस में और लॉर्डशिप किसके, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। तो राहु की जो लॉर्डशिप आ गई वो आ गई सेकेंड हाउस, नॉट लॉर्डशिप, राहु के जो रिजल्ट्स आ गए वो आ गए सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। तो यानी एट्थ, नाइन्थ, ट्वेल्थ और फिफ्थ। इसका ये मतलब आ गया लड़की की बुद्धि जो है वो नेगेटिव चीजों में ज्यादा जाएगी। अब ये नेगेटिव, ये एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस जब फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये बुद्धि जो है वो हमारी कहीं ना कहीं मजे लेने की चीजों में ज्यादा जाती है। ये मजे आते हैं। अब ये मजे किस चीज में आते हैं ये डिपेंड करता है हमारी न्यूमरोलॉजी से। अगर अब हम न्यूमरोलॉजी में देखें तो इसकी डेट ऑफ बर्थ का स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी है 6, तो यानी चांसेस है अफेयर्स के। अब शादी के बाद अफेयर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर राहु महादशा में आ रहा है तो यानी इसका मतलब है कि वो जो दशा है, पीरियड है, वो बड़ा है। अब वो जो दशा पीरियड बड़ा पीरियड है, क्योंकि ये छोटी दशा नहीं होती राहु की। अब ये बड़े पीरियड के अंदर अफेयर्स, इसको जब जब अंतरे ऐसे मिलेंगे जिनमें राहु सब लॉर्ड है तो ये प्रॉब्लम रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैं नहीं कह रहा हूं कि अब इस चीज को आप कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, ये एक छोटी सी चीज है जो मैंने डिस्कस की है। इसमें और कई चीजें देखने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि यार ये चीज है जिससे आप शादी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीजें आप बर्दाश्त करते हैं या कुछ चीजें आपको लगता है ठीक है तो आप शादी के लिए आगे जा सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि आपकी जरूरत क्या है, कि आपके बच्चों को माँ की जरूरत है, या आपको एक बीवी की जरूरत है, या साथी की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें आपको जरूरत है तो कहते हैं ना कि जब आपको गाड़ी खरीदनी होती है तो आप सोचते नहीं है, फिर आप लोन पे भी पैसे उठा लेते हैं, फिर आप कर्जा भी उठा लेते हैं कि जरूरत क्या है, कितना पैशनेट हो आप। तो इससे बाकी लड़का मुझे नहीं लगता इतना पैशनेट है, क्योंकि लड़के के जो डेट ऑफ बर्थ है 7 बहुत स्ट्रॉन्ग, सोच समझ के फैसला लेगा। ऐसे कई कॉम्बिनेशंस लेके मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जल्दी मिलता है नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।